हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड 6 महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसका क्या मतलब होता है? 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। यस, अभी इट्स ओके। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि क्या? हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए उसके एविडेंसेस यानी उसके प्रूफ, उसके सबूत चाहिए होते हैं। तो सोर्स यानी कि आज के ज़माने में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसके कुछ प्रूफ चाहिए रहेंगे कि इस जगह पर ये घटना हुई थी। तो उसका कुछ सोर्स होता है ना। यहाँ बाजू में बोर्ड पे लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर ये घटना हुई थी, तो ये हमारी एक रिटन सोर्स होती है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्या सोर्सेस, यानी हम लोगों को प्रूफ होता है ना, प्रूफ जिसे हम प्रूफ सबूत बोलते हैं, वो होता है सोर्स हिस्ट्री का। सो यहाँ पर 5 टॉपिक्स हैं विच इज़ मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, sources of ancient Indian history, and fifth one is precautions to be taken while writing history. Okay, so चलिए सबसे पहले इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। So इसमें क्या लिखा हुआ है? A number of objects used by our ancestors still exist. हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ चीज़ें यूज़ की गई होंगी, वो कुछ लोग आज भी संभाल के रखते हैं। हमारी फैमिली में हमारे पूर्वज जो होते हैं, जो बहुत ही पुराने ज़माने की होते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कोई आज अब तक संभाल कर रखता है। ओके, सो सम inscriptions from the past have been recovered. Sources like these help us to understand our history. ये चीज़ें जो हम संभाल कर रखते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यूज़ की गई थी, ये चीज़ें हमको बताती हैं कि वो उस समय कैसे यूज़ की जाती थी। ये चीज़ें उस समय के बारे में, वो टाइम के बारे में हमको बताता है। वो चीज़ें, जो भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोम्ब हो गया, एक कंघी हो गया, आपके परदादा जी अगर वो कोम्ब यूज़ करते थे और वो थोड़ा अलग तरीके का होता होगा, तो अगर आपने अब तक संभाल के रखा होगा तो आपको याद आएगा कि वो उस समय का है, उस समय का कोम्ब है। ओके, हिस्ट्री कैन ऑल्सो, 1 सेकेंड, हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्ट्री को, इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, हम लोग अपनी ट्रेडिशन के द्वारा पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन ट्रेडिशंस में कपड़े और प्लेसेस, कल्चर, इसके द्वारा, इसके थ्रू हम हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं। कपड़े, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल हम लोग महाराष्ट्र की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ के स्पेसिफिक कपड़ों के बारे में हमको बताया जाएगा कि वहाँ पर जो मेन हैं वो धोती और कुर्ता पहनते थे और लेडीज़ हैं वो साड़ियाँ पहनती थी वो टाइम पे। तो ये हम लोगों का एक सोर्स हो गया हिस्ट्री का। और फोक लिटरेचर यानी कि वो टाइम का कुछ लिखा हुआ लिटरेचर, वो टाइम का कुछ पोवाडाज, आपने पोवाडाज के बारे में पढ़ा होगा, वो कुछ ऐसे पोएम की तरह होता है, वो संतों के द्वारा लिखा जाता था, तो वो आज भी संभाला हुआ है। इसका मतलब वो है हमारा सोर्स है, हमारा हिस्ट्री का पढ़ने का, हमारा प्रूफ है हिस्ट्री पढ़ने का। ओके, ऑल दीज आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, सबूत, प्रूफ बोला जाता है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री: मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस
यानी कि जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल, सपोज एग्जांपल दे दिया था, आपके परदादा जी का एग्जांपल दे दिया था, कंघी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें वो एक मटेरियल है, वो एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, तो वो किस में आएगा? मटेरियल सोर्स में आएगा। वो रिटन सोर्सेस या ओरल सोर्सेस में नहीं आएगा। मटेरियल सोर्सेस मैंने आपको बता दिया, जैसे फोर्ट होता है, किला होता है पुराने ज़माने का, महल, और पुराने ज़माने में जिस तरह स्वॉर्ड, तलवार और भाला, जिस तरह जो मॉन्यूमेंट्स और जो औजार यूज़ किए जाते थे, वो क्या है? मटेरियल सोर्सेस है, ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद आता है रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस में क्या आएगा? जो लिखा हुआ है, जैसे हिस्ट्री के बुक्स हैं हमारे, कोई उस समय का कुछ बुक लिखा हुआ हो, वो टाइम का बहुत पुराना 200-300 साल पुराने का जो बुक लिखा हुआ हो, तो उसे हम लोग रिटन सोर्सेस बोलेंगे, जो लिखा हुआ होता है उस समय का। और ओरल सोर्सेस यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया होगा और वो हम तक आकर पहुंचा है, वो लाइंस, वो स्टोरीज़, उसे हम ओरल सोर्सेस बोलते हैं। ओरल यानी कि हमको मुंह से कुछ बताना, पुरानी कोई बात। अगर हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने हमारे परदादाजी से कुछ सुना होगा, कुछ हिस्ट्री उन्होंने बताई होगी, तो वो आज हम तक पहुंचती है। किसके द्वारा? किसके थ्रू? ओरल, उन्होंने बोलकर बताया था, तो वो हमारे दादाजी ने भी हमें बोलकर सुनाया, जो उन्होंने सुना था। ओके, समझ में आ गया ना? मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज क्या होता है। ओके, मैं आगे वापस बता दूंगा एग्जाम्पल्स के साथ साथ। ओके, सो अभी हम लोग सबसे पहले मटेरियल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो मटेरियल सोर्सेज, मैन यूजेस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, रोज़ाना ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स। उन्हें आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इन द एंशिएंट टाइम्स। और जो चीज़ें वो टाइम की यूज़ की हुई, अब तक संभाली हुई है, तो वो हमको, उससे हमें पता चलता है कि उस समय में, वो टाइम पे इन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी किसी म्यूज़ियम में चले जाओ, किसी फोर्ट वाले म्यूज़ियम में चले जाओ, आप किसी किले के म्यूज़ियम में चले जाओ, तो आपको म्यूज़ियम में दिखेगा कि वो तलवारें पड़ी रहती हैं, और ढाल पड़ी रहती है, भाला पड़ा रहता है। जो उस समय औजार, जो हथियार यूज़ किए जाते थे, वो हमको पता चलता है उस म्यूज़ियम्स में। और वो टाइम के कपड़े, राजा महाराजा लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे, वो भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। और कुछ पेंटिंग्स होती है। सो इससे हमको पता चलता है कि ये चीज़ें पुराने ज़माने में किस तरह इस्तेमाल की जाती थी। वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स लाइक अर्दन पॉट्स बाय स्टडिंग द शेप, कलर एंड डिज़ाइंस ऑन एंशिएंट पॉट्स शर्ड्स। अभी वो टाइम पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वी कैन डिसाइड, इससे हमें वो चीज़ देख के ही पता चल जाती है। अगर वो लकड़ी नहीं, अगर वो मिट्टी की चीज़ बनी हुई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बर्तन हुआ, मिट्टी का कोई पॉट हुआ, घड़ा हुआ, कोई मटका हुआ, तो वो हमको पता चल जाता है शेप से, कलर से, कि वो किस समय का होना चाहिए। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो पहनने वाले ज्वेलरी जिस तरह की पहनी जाती थी, द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। वी गेट information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of animals found in excavations. ओके, हमें पता चलता है कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जिस तरह के ज्वेलरी पहना जाता था, वो हमको बताता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि
वो टाइम पे लोग किस तरह का खाना खाया करते थे, और डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, सीड्स एंड बोन्स। हमें फूड ग्रेन्स के बारे में पता चलता है, और सीड्स, बीज और हड्डियाँ एनिमल्स के हमको खुदाई में मिलती हैं, तो उनसे पता चलता है कि लोग अभी एक्सकेवेशंस में यानी खुदाई में हमको ये पता चलता है कि लोग किस तरह खाना खाते थे। वो हमको मेडिकल हेल्प से, हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं उससे हमको पता चलता है। ओके, अगर समझो कहीं पर भी हमको खुदाई करके कुछ अलग सी यूनिक सी चीज़ मिल गई पुराने समय की, तो वो हमको हम लोग जब टेस्टिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लिविंग बीइंग ने क्या खाया था। सो इससे हमको ये भी पता चलता है। ओके, ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेस। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बहुत सारा समय बीत जाता है और कुछ पार्ट किसी गांव का रह जाता है और वो खंडर बन जाता है। कभी कोई महल हुआ, किसी बहुत पुराने समय का कोई राजा का किला, कोई महल, वो आज सिर्फ एक छोटा सा खंडर बच गया, तो उससे भी हमको पता चलता है कि वो बिल्डिंग, वो पर्टिकुलर महल, पर्टिकुलर पैलेस किस टाइम पे बनाया गया था। वी ऑल्सो फाइंड एंशंट कॉइन्स एंड सील्स। हमें खुदाई में कभी कभी पुराने ज़माने के जो कॉइन्स हुआ करते थे, और कुछ ऐसे सिम्बॉल्स भी मिल जाते थे जिस पे एनिमल्स के से पिक्चर्स बनाए जाते थे। ओके, ऑल दीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि पहले के ज़माने में इंसान कैसे रहा करते थे। All such artifacts, articles, monuments or their ruins are called the material sources of history. ये इन सारी चीज़ों को, जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, आपको मिला है या फिर अभी तक बचा हुआ है या कुछ खंडर जैसा कुछ पार्ट बचा हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यानी कि कुछ दिखने वाली चीज़ें हैं, मटेरियल में है, बिल्डिंग्स है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? इसे मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ये देखिए कॉइन्स, इसे ये मटेरियल सोर्सेस बोला, कॉइन्स को मटेरियल सोर्सेस में गिना गया है। ओके, नेक्स्ट इज, ये देखिए वो ज़माने के जो घड़े, मिट्टी के बर्तन इस तरह के हुआ करते थे, अर्दन पॉट्स, यानी कि मिट्टी के बर्तन। पॉटशर्ड यानी कि किसी मटके का जो टुकड़ा होता है ना, मटके का जो टूटा हुआ टुकड़े पर किसी ने ड्राइंग बना दी है, तो उसे पॉटशर्ड बोला जाता है। देख रहे हैं ना, किसी मटके का टूटा हुआ टुकड़ा है और उस पर ड्राइंग बनी हुई है गाइस, फिश बनी गई है। इसके बाद ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी किस तरह पहने जाते थे, देख रहे हैं आप, आज के ज़माने से एकदम अलग थे। ओके, नाउ हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। हम लोग अभी सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, विच इज़ अवर 2.2 रिटन सोर्सेस। अभी रिटन सोर्सेस क्या होता है, लिखा हुआ, अभी देखते हैं इनके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ेंगे। The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in paintings on rocks. अभी जो स्टोन एज यानी जो मैं आपको पिछले स्टैंडर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टोन एज का पूरा अच्छी तरह से आपको समझाया था, तो आपको पता ही है कि स्टोन एज के टाइम पे लोग पत्थरों पर पेंटिंग्स बनाते थे। वो टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं करता था, एंटरटेनमेंट का मीन्स नहीं हुए करते थे, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं हुआ करता था। सो वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए वो लोग पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों पर पेंटिंग्स बनाते थे, और वो अपनी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो खुश हैं तो कुछ डांस का कुछ पेंटिंग बना देंगे, अगर वो दुखी हैं तो कुछ दुखी सब्जेक्ट का पेंटिंग बना देंगे। सो इट वॉज ओनली आफ्टर thousands of years that man learned the art of writing.
पहले सिर्फ ड्राइंग करना जानता था इंसान, तभी स्टोन एज में सिर्फ आपको पेंटिंग्स, कभी कभी आपको इसके भी एविडेंसेस मिल जाते हैं, केव्स में प्रूफ मिल जाते हैं कि ये बहुत साल पुराना कोई पेंटिंग बनाया गया है केव में। ओके, लेकिन उसके हज़ारों सालों बाद ही इंसान को लिखना आया। लिखना वो टाइम पे नहीं जानता था, ड्राइंग के टाइम पे, पेंटिंग के टाइम पे, जब हज़ारों सालों के बाद उसे लिखने का आर्ट पता चला। इन द बिगिनिंग ह्यूमंस यूज्ड सिम्बॉल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। और ह्यूमंस जो थे स्टार्टिंग में, वो कुछ याद करने के लिए पेंटिंग्स का सहारा लिया करते थे कि हमें ये काम करना है, तो पेंटिंग बना देते थे कि हमको याद करने के लिए। कभी कभी हम लोग लिख देते हैं ना कुछ, हम ये टाइम, आज के ज़माने में तो हमें एक टाइम टेबल बना देते हैं हम अपने रूटीन का कि हमको आज ये करना है, लेकिन वो टाइम पे वो लोग, उनको क्या करना होता था, तो वो पेंटिंग्स बनाते थे और कुछ सिम्बॉल्स याद रखते थे, सिम्बॉल्स और साइंस, कुछ ऐसे इशारों में वो याद करते थे ताकि उन्हें सब याद रहे जो उन्हें करना है। However, it took thousands of years for a script to develop from these. लेकिन हज़ारों साल लग गए कि इसको, ये सिम्बॉल्स और आइडियाज़, ये सिम्बॉल्स और साइंस को और पेंटिंग्स को लिखने में, बदलने में, लिखावट में बदलने में हज़ारों साल लग गए। In the beginning, man wrote on potsherds, unbaked bricks, using pointed objects. शुरू में इंसान जो था वो, मैंने अभी आपको पॉटशर्ड के बारे में बताया, किसी मटके का टुकड़ा, जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है, उस पर लिख लेता था, या फिर जो ईंटें होती है उन पर लिख देता था किसी नुकीली चीज़ से। ओके, ही ऑल्सो यूज्ड बिर्च भुर्जा ट्री बार्क टू राइट ऑन। और वो ट्री का एक बार्क होता है, उससे भी, ट्री का जो बार्क होता है उससे भी लिखना उसने स्टार्ट किया। एज हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे उसका नॉलेज, उसका जो ज्ञान है और उसका एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है, वो बढ़ता गया, तो ही बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीके से लिखना उसने शुरू कर दिया। ही बिगेन टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस अराउंड हिम। और उसने फिर जो आजू बाजू में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही है, उसने उसका पेंटिंग नहीं बल्कि उससे लिखना शुरू किया। जो क्या हो रहा है वो उसने याद करने के लिए उसने लिखना शुरू किया। अकाउंट्स ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स वर ऑल्सो रिटन सिस्टमैटिकली। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। या अकाउंट्स of the proceedings of royal courts were also written systematically. Many rulers had their orders, judicial decisions, donations etc. inscribed on stone और copper plates. वो टाइम पे जब धीरे धीरे उनका जो अकाउंट्स यानी जो हिसाब किताब होता है, वो भी उन्होंने जो बड़े बड़े रॉयल कोर्ट यानी महलों में, मतलब वो टाइम के हिसाब से महलों में उन्होंने लिखना शुरू किया। ना कि पेंटिंग के लिए हमें थोड़ी ना प्रॉपर जगह मिलेगी, पेंटिंग के लिए हमें एक प्रॉपर पूरी स्पेस चाहिए रहती है, लेकिन लिखने के लिए हमको अगर लिखना है तो हम छोटी सी चीज़ के में भी लिख सकते हैं। सो उन्होंने लिखना शुरू किया, और जब कुछ बड़ा बड़ा हिसाब किताब होता था तो उन लोगों ने, जो राजा था, राजाओं ने लिखना शुरू किया सिस्टमैटिकली। ओके, लाइन बाय लाइन प्रॉपरली लिखना शुरू किया। मैनी रूलर्स, और वो टाइम के जो शासक थे, रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने भी अपने जुडिशल डिसीजंस, ऑर्डर्स, डोनेशंस एक्सेट्रा, मतलब जो भी वो अपने राज्य में करते थे, कुछ भी कोर्ट होता था, कुछ भी ऐसे डिसीजन लेना था, निर्णय लेना होता था, तो वो लोग किसी पत्थर पे या फिर कॉपर प्लेट्स पे, प्लेट जैसा पत्थर होता है, उस पे लिख लेते थे वो लोग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फॉर्म्स लिटरेचर डेवलप्ड, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें भी बदलती गई और डेवलप होती गई। दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेज, पोइट्री, ट्रैवलॉग्स एंड साइंटिफिक वर्क्स। और फिर वो लोग बुक्स लिखना शुरू किया उन्होंने रिलीजियस यानी धार्मिक चीज़ों पर, और सामाजिक यानी सोशल
इवेंट्स पर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, प्लेज, पोएट्री, ट्रैवलॉग्स, साइंटिफिक वर्क्स, यानी बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने पोएम्स लिखे। और नाटक होता है, प्ले, ड्रामाज, वो लिखा, ट्रैवलॉग्स और साइंटिफिक विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। दीज सोर्सेज आर नोन एज द रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और फिर ये जो लिखा हुआ है, जो हमको एविडेंसेस में मिलता है और हमको हेल्प करता है समझाने में कि वो टाइम पे किस तरह हिस्टोरिकल पीरियड्स में, ऐतिहासिक टाइम में, वो टाइम पे पुराने टाइम में किस तरह लिखा जाता था, कहाँ कहाँ कैसे डेवलप हुआ लिखना, उन्होंने कैसे शुरू किया, वो हमें रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से पता चलता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, जो भी मैंने आपको समझाया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ ये देखिए, कॉपर प्लेट, इसे बोलते हैं कॉपर प्लेट। इन्होंने लिखना शुरू किया था इस पे। और ये देखिए, इन्होंने रॉक्स पर भी लिखा है। वो लैंग्वेज तो वो टाइम पर डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिखना शुरू किया था। और मैंने अभी आपको बिर्च नाम का ट्री, भुर्जा ट्री के बारे में अभी यहाँ पे बताया था। तो वो देखिए, ये इस तरह का ट्री होता है, ओके, जो कि हमको कश्मीर में मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो भुर्ज पत्र, यानी भुर्ज पत्र मीन्स राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ बिर्च ट्री, और भुर्जा इज द संस्कृत नेम ऑफ बिर्च ट्री। बिर्च ट्रीज आर फाउंड इन कश्मीर। इस तरह के पतले पतले ट्रीज आपने देखे होंगे कश्मीर के जंगलों में, आपको मिला होगा, देखा होगा आपने। नाउ सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ ओरल सोर्सेस हम पढ़ेंगे, which is 2.3. O is folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ चीज़ों को बोलकर भी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के कि आपके अगर आप अपने दादाजी से कुछ कहानी पूछते हो तो वो आपको जो आपको बताते हैं वो भी उन्होंने अपने दादाजी से सुनी होगी। सो जनरेशन टू जनरेशन ये जो कहानियाँ है, जो हिस्ट्री है, वो पहुँचती जाती है मुंह से, माउथ से बताकर। ओके, ओविस, फोक सॉन्ग्स, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना, गांव के गाने एकदम टिपिकल जो गाने होते हैं, फोक टेल्स यानी कि गांव, मतलब हिस्टोरिकल कहानियाँ। मैं प्रॉपर वर्ड नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, फोक। ओके, एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन। मतलब ये जो वो टाइम का जो लोगों को मालूम था, वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो वो उनके बच्चों को बताएंगे। तो इस तरह जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें, जो ये गाने हैं, जो ये कहानियाँ हैं, पहुँचती जाती है। जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से हमको पता चली है किसी के मुंह के द्वारा। ओके, दिस लिटरेचर इज़ नॉट इन द रिटन फॉर्म। ये किसी ने लिखी नहीं है, ये हमें अपने पूर्वजों से मिली है ये हिस्ट्री। इट्स ऑथर्स आर अननोन। इनके ऑथर्स कोई नहीं जानता कि ये किसने बताया है प्रॉपरली, ये अननोन है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री, ओके, जो हमें हमारे दादाजी ने, हमारे परदादाजी ने बताया है, ये इनके ऑथर्स अननोन है। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन फॉर्म्स द ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और इसे कहा जाता है, इस लिटरेचर, इस टाइप के हिस्ट्री को कहा जाता है ओरल सोर्सेज। ओरली बताया गया हिस्ट्री। ये देखिए, ये एक फोक सॉन्ग है। ओके, आप देख रहे हैं ना, ये उज्जैन और विक्रमादित्य और ये महाराष्ट्रन पोवाड़ा बोलते हैं। महाराष्ट्रन में, मराठी में इसे पोवाड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ओविस बोलते हैं। पांडुरंग पिता रुक्मिणी माझी बया
आषाढ़ वारियेला, पंडुलिक आला न्याया, ये वो टाइम की लैंग्वेज है और काफ़ी हार्ड है। तो ये आज यहाँ इसलिए लिखी है कि हमें किसी न किसी के द्वारा पता चला है। ओके, समझ में आया ना आपको स्टूडेंट्स? आई होप। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया, अभी चैप्टर थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ये 2.4 सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टोन एज टू द 8th century CE। द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है, वो चला आ रहा है स्टोन एज से 8वीं शताब्दी 8th century तक। ओके, we learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavations। हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं स्टोन एज के टाइम के। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल, यानी एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल, जो हिस्ट्री के बारे में जानता है और ढूंढता है हिस्ट्री के बारे में कुछ एविडेंसेस, कुछ प्रूफ, तो उसे आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। ओके, जो इंडिया में हिस्ट्री जो साइट्स होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स, उसे खुदाई करता है और कुछ ढूंढता है, एविडेंसेस, प्रूफ्स। ओके, इसे आर्कियोलॉजिकल विभाग बोला जाता है, डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। एक्सकेवेशंस यानी खुदाई। सिंस स्क्रिप्ट्स हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, नो रिटन सोर्सेस आर अवेलेबल। खैर, हाउएवर, वो टाइम पे इतनी भी डेवलपमेंट नहीं थी लोगों की लिखावट में, तो हमें वो टाइम की रिटन सोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उनकी भाषा नहीं समझ में आती क्योंकि वो टाइम पे डेवलप्ड नहीं थी। ओके, हाउएवर, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE ऑनवर्ड्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमको जानकारी मिली है एंशिएंट पीरियड में, वो हमको ज़्यादातर 1500 ईयर्स से वैदिक लिटरेचर और हमको मिलती आई है। 1500 से ज़्यादातर हमें मालूम है, कुछ कुछ हम जानते भी हैं 1500 से। ओके, आजकल फिल्में भी बनाई जा रही हैं हिस्टोरिकल, तो हम जानने लगे हैं 1500 के आगे, लेकिन उसके पहले की कहानी, उसके पहले की इतिहास हम इतना नहीं जानते हैं। इन द बिगनिंग द वेदास वर नॉट इन द रिटन फॉर्म। जो वेद हैं हमारे इतिहास के, हमारे जो हिस्टोरिकल, हमारे लिटरेचर, हमारी संस्कृति में जो वेद लिखे जाते हैं, सो वो टाइम पे वो लिखावट में नहीं थे, रिटन फॉर्म में नहीं थे। द एंशिएंट इंडियंस हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम। और फिर जो एंशिएंट इंडियंस हैं, जो प्राचीन भारतीय हैं, उन्होंने फिर याद रखने की जगह उन्हें लिखना शुरू किया। वो टाइम पे सिर्फ याद रख के छोड़ दिया जाता था, याद रखते थे, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद प्राचीन भारतीयों ने सोचा कि हम इसे लिखना शुरू करते हैं। द वेदास वर रिटन डाउन लेटर ऑन। फिर वो धीरे धीरे लिखना उनका शुरू हुआ। द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो वेद हैं, वेदास हैं, और जो वैदिक लिटरेचर है, वेद है हमारे इतिहास के, जो मेडिकल, जो बहुत सारी चीज़ें, उनमें बहुत ज्ञान होता है, हमारा इतिहास का ज्ञान होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारे भारतीय इतिहास के लिए। इट इंक्लूड्स द ब्राह्मणास, द उपनिषद्स, द एपिक्स, रामायणा एंड महाभारता, द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेज, पोएम, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस, ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एट्सेट्रा। ओके, उसमें क्या होता है? अभी आप सोच रहे होंगे ये वेद में क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ब्राह्मणास, उपनिषद और जो रामायण और महाभारता जो लिखी हुई है, वो भी एक प्रकार का, एक टाइप का जो है वो वेदा है, वेद है हमारा। ओके, वो हमारा हिस्ट्री है। और जो लिटरेचर है, जो मतलब
जैन और बुद्धिस्ट के बारे में, जैन धर्म, बुद्ध लोगों के बारे में लिखा हुआ है। किस तरह धर्म किस तरह शुरू हुआ, रिलीजन, हिंदुइज्म और जैनिज्म, बुद्धिज़्म, इनके बारे में हमको बताया गया है वेद में। और फिर नाटक, उस समय एंटरटेनमेंट में टीवी मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स ये सब नहीं हुआ करते थे, तो अपना एंटरटेनमेंट किस प्रकार करते थे वो लोग? डांस करके, सिंगिंग करके और ड्रामाज करके, प्लेज, नाटक और पोएम्स लिखी हुई होती हैं वेदास में, और प्लेज, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस, और उनमें वेदास में हर एक प्रकार की चीज़ होती है। स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस यानी जो स्टोन एज के टाइम पे जो लिखा हुआ है, पत्थरों पर लिखी हुई चीज़ें हैं, वो ट्रैवलॉग्स यानी जो ट्रैवलॉग्स हैं। ट्रैवलॉग्स का मतलब ये होता है कि जो बाहरी जो बाहर से लोग भारत के बाहर से लोग आते थे, उनका क्या एक्सपीरियंस होता था इंडिया के बारे में, तो वो उसे कहते हैं ट्रैवलॉग्स। वी ऑल्सो लर्न अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल सोर्सेज लाइक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। हम इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी कि जो किला है, आर्कियोलॉजिकल यानी कि मटेरियल सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल का ज़्यादा काम होता है। यानी आप किसी फोर्ट के पास जाओगे तो आपको आर्कियोलॉजिकल विभाग का, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बोर्ड मिल जाएगा कि इस फोर्ट के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी फोर्ट होगा तो आपको उधर बोर्ड मिल जाएगा, इस फोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स फाउंड इन एक्सकेवेशंस, और बहुत पुरानी मूर्तियाँ हो गई, और मॉन्यूमेंट्स में मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, कॉइन्स, सिक्के जो खुदाई में पाए गए हैं। लास्ट टॉपिक 2.5 विच इज़ प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को लिखते समय अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखकर लिखना है वो हम लोग अभी बताता हूँ आपको इसमें। इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दीज सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री। आपको जब भी हिस्ट्री लिखनी है, इतिहास लिखना है, तो आपको ये 3 चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से कंसिडरेशन में रखना है, अपने ध्यान में रखना है। जैसे कि जो है मटेरियल सोर्सेस है, रिटन सोर्सेस है, ओरल सोर्सेस है, इन सब चीज़ों को इक्वली ध्यान में रख के आपको ये लिखना होता है हिस्ट्री। A written document cannot be said to be authentic just because it is old. It needs to be examined critically as to who wrote it, why and when it was written. अभी आप कोई भी अगर आपको कुछ लिखावट वाली कोई चीज़ मिल जाए, पुराने टाइम की एक्सकेवेशंस, खुदाई में मिल जाए, तो वो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्रॉपर हमारा जो हिस्ट्री है उसको प्रॉपरली एग्जामाइन किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, पढ़ा जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि उसे किसने लिखा है और क्यों लिखा है, कब लिखा था, क्यों लिखा था। सो ये जब अगर बताया जाए तो हिस्ट्री वो चीज़ को हिस्टोरिकल माना जाएगा, उसको ये बताया जाएगा कि ये एक प्रॉपर एविडेंस है हिस्ट्री का। The conclusions drawn on the basis of various genuine documents have to cross-checked and corroborated with one another. Such a critical analysis is very important in writing of the history. The conclusions drawn on the basis of the various genuine documents have to be cross-checked and corroborated with one another. जो कंक्लूजन होता है, जो एंडिंग होता है, जो हिस्ट्री का, अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने लिखा है तो वो एक जेन्युइन होना चाहिए, वो सच होना चाहिए, उसके वही एक इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको आपका जो वो स्क्रिप्चर है, आपका जो वो लिखा हुआ जो हिस्ट्री है, उसे मान्यता दी जाएगी, उसे अप्रूव किया जाएगा कि ये सच लिखा गया है। ओके, इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है हिस्ट्री लिखते समय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो
अभी आज का मेरा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लंबा हो गया है गाइस, लेकिन आपको मैंने एकदम कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, ये एक एक वर्ड समझाने की कोशिश की है। थोड़ा तो टाइम लगता ही है बड़े से चैप्टर को कंप्लीट करने में। खैर, अभी मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में, विच इज़ चैप्टर नंबर 3। क्या है इसका नाम? द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हिस्ट्री चैप्टर में। अभी आप स्टे ट्यून्ड रहिए। मैंने 5th स्टैंडर्ड का जो है EVS 2 है वो कंप्लीट किया है, तो मैं अभी इसे भी शुरू किया है मैंने। ओके, सो आप स्टे ट्यून्ड रहिए और मेरे हिस्ट्री का वेट करते रहिए। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश चलानी चैनल, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओके, सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।